Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू अवर चैनल ए लिटिल हेल्प। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेम्स एंड डेट्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो पैलियोलिथिक मेसोलिथिक जो डायग्राम में था, मतलब आपके मैप में था, वो यहाँ से आप समझेंगे, तभी आप मैप को समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग. They call the earliest period the Paleolithic. This comes from the two words paleo meaning old and lithos meaning stone. The name points to the importance of finds of stone tools. The Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. This long stretch of time is divided into the lower, middle and upper Paleolithic. This long span of time covers 99% of human history. स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे 3 फेसेस के बारे में पढ़ना है। पहला फेसेस है पैलियोलिथिक। तो स्टूडेंट जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो स्टडी करते हैं सारी चीज़ों के बारे में, उनने ये जो पीरियड था जब स्टोन टूल्स यूज़ किए जाते थे, उसको जो सबसे पहले पीरियड था, जो सबसे अर्लीस्ट पीरियड था, उसको पैलियोलिथिक नाम दिया था। अब स्टूडेंट्स, ये जो पैलियोलिथिक है, ये 2 वर्ड से बना है। कौन कौन से 2? ये 2 ग्रीक वर्ड से बना है। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, और स्टूडेंट्स पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। मतलब पैलियोलिथिक क्या है? पैलियोलिथिक वो पीरियड है जहाँ पे सबसे पुराने स्टोन टूल्स या सबसे पुराने स्टोन्स यूज किए जाते थे। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या था, स्टोन टूल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। अब स्टूडेंट्स, पैलियोलिथिक का जो पीरियड था वो स्टार्ट होता है कुछ 2 मिलियन ईयर्स से 12,000 ईयर्स तक। और स्टूडेंट्स, इसको फिर से डिवाइड किया गया है। अब देखिए कि ये मान लीजिए पैलियोलिथिक है, ये पैलियोलिथिक है। पैलियोलिथिक को फिर से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, लोअर, मिडिल एंड अपर। ये 3 कैटेगरी में उनको डिवाइड कर दिया गया है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। और स्टूडेंट्स, अगर अपन ने पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में जान लिया तो 99% ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में अपन जान सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे आते हैं। ये फर्स्ट फेज था, the period when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic. Middle stone tools found during this period are generally tiny and are called microliths. Microliths were probably stuck on the handles of bone or wood to make tools such as saws and sickles. At the same time, older varieties of tools continued to be in use. स्टूडेंट्स, अब पैलियोलिथिक में आपने क्या देखा कि पैलियोलिथिक में स्टोन टूल्स यूज किए जाते थे, लेकिन अब पैलियोलिथिक के बाद स्टूडेंट्स मीजोलिथिक पीरियड आया। पी से आप पैलियोलिथिक को ऐसे याद रख सकते हैं, पागल। मतलब क्या? पागल से या कोई और भी नाम पी से आप सोच के पैलियोलिथिक को याद रख सकते हैं। फिर मीजोलिथिक मतलब मिडिल से एम से मीजोलिथिक, क्योंकि ये मिडिल था। अब स्टूडेंट, मीजोलिथिक में क्या चेंजेस हुए पैलियोलिथिक के मुकाबले में? तो स्टूडेंट, मीजोलिथिक को मिडिल स्टोन के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंटल चेंजेस आने लगे। क्योंकि पैलियोलिथिक में क्या था, सिर्फ टूल्स कैसे थे, स्टोन टूल्स थे, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस आए, यहाँ पे अलग टाइप के टूल्स आए जिनको अपन माइक्रोलिथ बोलने लगे। अब स्टूडेंट्स, ये देखिए माइक्रोलिथ। और स्टूडेंट्स, माइक्रोलिथ बहुत ही छोटे और बहुत ही शार्प टूल्स होते थे जिनको यूज करते थे कि अपन, जैसे आपने कोई वो देखा है, कभी आपने छोटा सा तीर देखा है, या फिर जब आप कोई गेम खेलते हैं, तीरबाजी जब आप करते हैं, छोटा सा ऐसे करके ऐसे पिन आप कर दें, या कोई भी छोटी ऐसी नुकीली चीज, मान लीजिए कि आपकी पेंसिल ही ले लीजिए, ऐसे छोटे छोटे वो माइक्रोलिथ होते थे। ये बहुत ही छोटे होते थे और बहुत ही शार्प होते थे कि आप दूर से इसको फेंक के मार सकते हैं। और स्टूडेंट्स, इस टाइम पे क्या हुआ था, इस टाइम में बहुत से अलग अलग यूज टूल्स आए थे। पुराने टाइम के टूल्स तो चल ही रहे थे, लेकिन न्यू टूल्स भी आए थे और उनने भी अपनी क्या करी थी, जगह बनाई थी। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, मिडिल स्टोन एज। चलिए स्टूडेंट्स, आगे आते हैं। पैलियोलिथिक हो गया, मीजोलिथिक हो गया, अब न्यू फेज नियोलिथिक पे पढ़ते हैं। The next stage from about 10,000 years ago is known as the Neolithic. What do you think the term Neolithic means? We have also mentioned the name of some places. You will find the names of many more places in later chapter. Very often we use present day names of the places where people lived in the past because we do not know what they called them.
स्टूडेंट्स अब 10 साल बाद मतलब 10,000 ईयर्स बाद जो फेस आया उसको नियोलिथिक बोला। अब स्टूडेंट्स नियोलिथिक क्यों बोला? क्योंकि बहुत अलग अलग चीज़ें होने लगी थी, सारी चीज़ें चेंज होने लगी थी। चलिए, तो आपको समझ में आया पैलियोलिथिक जिसमें बहुत ज़्यादा क्या था, सिर्फ स्टोन टूल्स थे। मीजोलिथिक जहाँ पे दूसरे टूल्स भी आए थे जैसे कि माइक्रोलिथ। और नियोलिथिक थोड़ा न्यू चीज़ें आ गई थी। ए चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब स्टूडेंट, चेंजिंग एनवायरनमेंट क्या होता है? चेंजिंग एनवायरनमेंट से कैसे अपन को चेंज या अपन को कैसे प्रभावित किया? तो स्टूडेंट, चेंजिंग एनवायरनमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे प्ले करता है, पढ़ के देखते हैं। Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world. With a shift to relatively warm conditions in many areas, this led to the development of grassland. This is turn led to the development of grassland. This is turn led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep, and cattle. Animals that survived on grass. Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. It is likely that this helped people to start thinking about hunting and rearing these animals themselves. Fishing also became important. अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये इंटरेस्टिंग है, समझिएगा। हर चीज़ इंटरेस्टिंग है, बट आप समझिएगा। 12,000 ईयर्स अगो मतलब 12,000 ईयर्स अगो क्या हुआ था कि बहुत से चेंजेस हुए इन्वायरमेंट्स में। जैसे आजकल हो रहे हैं, पॉल्यूशन है हर तरफ, और सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं। लॉकडाउन में आप देख रहे हैं, अगर आप लॉकडाउन फेज में इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्टूडेंट, लॉकडाउन में क्या हो रहा है कि सब कुछ बंद है, पॉल्यूशन नहीं है, तो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा क्लीन है। जो जानवर हैं जो बिल्कुल मतलब देखे ही नहीं चाहते थे कहीं, वो रोडों पे आ गए हैं। तो ये सब क्या है? चेंजिंग एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, आपका जो आसपास की चीज़ें हैं वो चेंज हो रही हैं, पर्यावरण चेंज हो रहा है। तो स्टूडेंट, इससे क्या है, जब इन्वायरमेंट में चेंजेस हुए, क्लाइमेट में चेंजेस हुए, तो एक बहुत ही वार्म कंडीशंस हो गई। वार्म कंडीशंस मतलब गर्म कंडीशंस हो गई, गर्म होने लगा इन्वायरमेंट, मतलब गर्मी होने लगी। तो उससे क्या हुआ, बहुत सी जगहों पे ग्रासलैंड्स हो गए। ग्रासलैंड मतलब घास उगना शुरू हो गई, और जिसकी वजह से स्टूडेंट, जब घास होगी तो डियर्स जो होते हैं जो घास को खाते हैं, गॉट होती हैं मतलब भेड़ बकरी जो थी, कैटल्स थे, वो क्या करने लगे, वो जीने लगे, वो सरवाइव करने लगे। क्योंकि आपको पता है इन लोगों की मेन चीज़ लाइफ के लिए क्या है, खाने के लिए, वो ग्रास है। तो स्टूडेंट्स, जो भी लोग इन एनिमल्स को हंट करते थे, इन एनिमल्स को मारते थे, उनने क्या किया, उनने दूसरे फूड हैबिट्स के बारे में सर्च किया, उनने दूसरे ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में सर्च किया, ताकि उनको कुछ तो मिले। तो स्टूडेंट्स, अब उनने क्या किया, उन्हें मारने की जगह उनको क्या करने लगे, पालने लगे। उनको जो शीप होती हैं उनको क्या करने लगे, उनके जो ऊन होता है उसको क्या करने लगे, उसको निकाल के बेचने लगे। मतलब उनने नए नए तरीके ढूंढे, और फिर उनने फिशिंग को भी अपना लिया। कब अपनाया स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ फिर से एक बार सुन लिए। जब अपनाया, जब क्या हो गया, एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए तो ग्रासलैंड्स आ गए। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, जब ग्रासलैंड्स वगैरह आए तो उसके वजह से एक नई चीज़ हुई, वो हुआ ग्रासलैंड के वजह से डियर्स और जो दूसरे एनिमल्स थे, भेड़ बकरी, वो जीने लगे, क्योंकि वो सरवाइव करते थे किसके, उस पे, ग्रास पे। इसके वजह से इंसानों ने नई चीज़ें फाउंड करना शुरू की। चलिए, नेक्स्ट पे आते हैं, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो स्टूडेंट्स, अभी तक तो आपने देखा कि प्योरली हंटर्स थे, गैदरर्स थे, उनको फार्मिंग से कोई लेना ही देना नहीं था, वो खेती किसानी नहीं करते थे, ना ही वो क्या करते थे, पशुपालन करते थे या चरवाए थे। तो अब देखते हैं कि अब कैसे ये सारी चीज़ें हुई, ये कैसे डेवलप हुआ। This was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grow naturally in different parts of the subcontinent. Men, women, and children probably collected these grains as food and learned where they grow and when they ripe. This may have led them to think about growing plants on their own. In this way, people became farmers. People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. The first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog. Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. These animals, such as sheep, goat, cattle, and also the pig, lived in herds, and most of them ate grass. Often, people protected these animals from attacks by other wild animals. This is how they became herders. तो स्टूडेंट, क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम, इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है, जैसे जैसे टाइम पास होता गया,
तो क्या हुआ, लोगों ने बहुत बहुत सी चीज़ें डेवलप की। अब इसमें कैसे डेवलपमेंट हुआ कि बहुत सी जो ग्रासेस थी, वीट थी, बार्ले थी, राइस थी, जो गेहूं चावल ये सारी चीज़ें थी, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, सब कॉन्टिनेंट्स में नेचुरली ग्रो होने लगी। जब स्टूडेंट नेचुरली ग्रो होने लगी तो जो लोग थे, मतलब मेंस जो थी, वुमेन्स जो थी, बच्चे जो थे, उनने क्या किया, उनने उन चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, नेचुरली ग्रो हो रही। एक बात नोटिस करिएगा कि ये नेचुरली ग्रो हो रही है, उनको कोई ग्रो नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट्स जब ये सब ग्रो होने लगी तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने उनको इकट्ठा करना शुरू किया, और फिर वो लोग क्या, ऐसे उन लोगों ने सीखा, जब उनने इकट्ठा किया, उसको ग्रेन्स को फूड की तरह, खाने की तरह यूज़ किया, तो उन लोगों ने ये सीखा, उन लोगों ने ये पूरा लर्न किया कि हाँ अपन इनको खा सकते हैं, अपन इनको ग्रो भी कर सकते हैं, और पकने पर मतलब एक सीजन के बाद अपन इन्हें तोड़ भी सकते हैं। इससे ऐसे क्या हुआ, स्टूडेंट्स लोगों ने प्लांट्स को क्या करना शुरू किया, हाँ ग्रो करना शुरू किया, और वो लोग फार्मर्स बने। और स्टूडेंट्स इससे क्या हुआ, अब लोगों ने एनिमल्स पे अटैक करना कम कर दिया था। अब वो लोग ऐसा नहीं करते थे कि जाके एनिमल्स को हंट करें, बल्कि जो एनिमल्स उनके पास आ जाते थे वो उनको प्रोटेक्ट करते थे, और उनको क्या करते थे, उनको एक मतलब चरवाहे की तरह उनको चराते थे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे आते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे सबसे पहले जो उन्हें एनकरेज किया था किसी एनिमल्स को, वो क्या था, वो था स्टूडेंट एंसेस्टर ऑफ डॉग। चलिए डोमेस्टिकेशन, अब ये नया वर्ड है आपके लिए कि डोमेस्टिकेशन क्या होता है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं। डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो plants and look after animals. Very often, plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals. This is because people select plants and animals for domestication. For example, they select those plants and animals those are not prone to disease. They also select bearing the weight of the ripe grain. Seeds from selected plants are preserved and sowed to ensure that new plants and seeds will have the same qualities. Among animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. As a result, gradually domesticated animals and plants become different from wild animals and plants. For example, the teeth and horns of wild animals are usually much larger than those of the domesticated animals. देखते हैं कि डोमेस्टिकेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे समझिएगा कि डोमेस्टिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें लोग एक तरफ प्लांट्स को, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें ग्रो करते हैं, जिससे उन्हें क्या मिल सके, वीट मिल सके, राइस मिल सके, और बहुत सी चीज़ें मिल सकें। और दूसरी तरफ वो एक और काम करते हैं। वो काम क्या होता है स्टूडेंट्स, वो एनिमल्स की केयर करते हैं, एनिमल्स को पालते हैं, जिससे उन्हें मिल्क मिल सके, मीट मिल सके, और बाकी चीज़ें। तो स्टूडेंट दोनों काम एक साथ होते हैं यहाँ पे। लेकिन एक मेन चीज़ जो यहाँ पे होती है स्टूडेंट, वो हर किसी प्लांट्स को लाके उगाते नहीं है, और ना ही हर किसी एनिमल्स को पालते हैं, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स को, शेर को और लॉयन को तो कोई पालेगा नहीं। तो वो कुछ ऐसा एनिमल सेलेक्ट करते हैं जो अच्छे हों, जो उनके लिए भी क्या हो, फ़ायदेमंद हो। तो स्टूडेंट्स उन क्रॉप्स को सिलेक्ट किया जाता है, उन प्लांट्स को सिलेक्ट किया जाता है, उन एनिमल्स को जो डिसीज़ फ्री हो, जिनमें कोई डिसीज़ नहीं हो। क्योंकि स्टूडेंट्स आप अगर कोई डिसीज़ वाला, अगर किसी पेड़ को कोई बीमारी है, इंसेक्ट है या जो कुछ है, उसको अगर आप उगाएंगे तो उसकी जो नस्लें आएंगी, जो भी फ्रूट्स लेंगे या जो भी वीट या राइस आप उगाएंगे, उससे उस फसल पे भी क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। इसलिए स्टूडेंट्स क्या है, वो लोग ऐसा कोई भी प्लांट या एनिमल सेलेक्ट करते हैं लगाने के लिए या एनिमल पालने के लिए जो किसी भी डिसीज़ से क्या हो, फ्री हो। और दूसरे स्टूडेंट्स वो ऐसे प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं जिनकी हाई यील्ड हो, मतलब जो ज़्यादा अमाउंट, जिनकी पैदावार ज़्यादा हो। ऐसे कि अगर वो एक सीड उगा रहे हैं तो वो उसको, उनका प्रोडक्ट जो है वो उनको 4 सीड में, मतलब 4 प्लांट्स के रूप में मिल सके। और स्टूडेंट्स ये भी है कि जो सीड्स रहती हैं वो उनको सिलेक्ट करते हैं, मतलब सारी अच्छी क्वालिटीज़ की होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं लगेगा उनमें, या सनलाइट की तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसे सिलेक्ट करके वो कुछ सीड्स को ही सिलेक्ट करते हैं और फिर उन्हें उगाते हैं। और स्टूडेंट्स अगर एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स में वो ऐसे एनिमल्स लेते हैं जो ब्रीडिंग्स अच्छी हों, जिनकी मतलब जिनकी नस्लें अच्छी हों, और ब्रीडिंग्स के लिए भी वो एनिमल्स लेते हैं जिनमें मतलब मिल्क क्वांटिटी ज़्यादा हो, मिल्क की क्वालिटी अच्छी हो,
और वो कभी वाइल्ड एनिमल्स को नहीं पालते हैं। और स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता है कि जो टीथ होते हैं या स्किन या जो एलिफेंट्स होते हैं उनके जो टीथ है, हर चीज़ का एक वैल्यू होती है, हर चीज़ की एक फ़ायदा होता है, उनको बेचा जा सकता है क्योंकि वो मेडिसिन्स में, कॉस्मेटिक्स में और दूसरी जगह यूज़ किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस था, ये ग्रेजुअल प्रोसेस था जो कब स्टार्ट हुआ था? तो स्टूडेंट्स, ये 12,000 ईयर्स अगो शुरू हुआ था। और बाकी धीरे धीरे फिर लोगों ने क्या किया, वीट को, मतलब गेहूं को, बारले को उगाना शुरू कर दिया। और जो एनिमल्स जो ने लीस्ट यूज़ किए थे, सबसे पहले पाले थे, वो शीप था और गोट था, भेड़ थी और बकरी थी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ए न्यू वे ऑफ लाइफ। तो स्टूडेंट, ए न्यू वे ऑफ लाइफ कैसे? क्योंकि अभी तक आपने देखा क्या होता था, अभी तक कुछ नहीं होता था, लोग जानवरों को मारते थे, उसी को खा रहे थे। और फिर गैदर्स थे, हंटर्स थे जो हंट करते थे, गैदरर्स थे जो गैदर करते थे। लेकिन अब यहाँ पे डोमेस्टिकेशन आया। तो स्टूडेंट्स, एक बात तो आप मान के चलिए कि बहुत सी चीज़ें होंगी, मतलब बहुत सी चीज़ें चेंज होंगी। कैसे चेंज होंगी? पहली चीज़ स्टूडेंट्स ये होगा कि जब लोग पाल रहे हैं तो उन्हें डबल से फ़ायदा होगा। एक तो इकोलॉजी में भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ज़्यादा एनिमल्स भी नहीं होंगे, और दूसरी चीज़ एनिमल्स और प्लांट्स लाइफ भी बच रही है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अपन इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। ए न्यू वे ऑफ लाइफ। इफ यू प्लांट ए सीड, you will notice that it takes some time to grow. This may be for several days, weeks, months, and some cases years. When people begin growing plants, it means that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds, till the grain ripe. And then the grain had to be used carefully. तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि आपको पता है जब कोई भी आप सीड या कोई भी बीज को आप डालते हैं ताकि वो उग जाए, तो उसमें टाइम लगता है। कभी डेज लगते हैं, कभी हफ्ते लगते हैं, वीक्स, कभी मंथ, और कभी कुछ केसेस में ईयर्स भी लगते हैं। तो स्टूडेंट, ऐसे केस में क्या होता था, लोग एक ही जगह रुकते थे, एक ही जगह रुकना पड़ता था ताकि वो अपने प्लांट्स की केयर कर सकें, उनको अच्छे से ग्रो करवा सकें और बाकी चीज़ें। इससे क्या हुआ, लोग एक जगह रुकने लगे। जो उनकी एक्टिविटीज़ थी कि एक जगह से दूसरे जाना, उसमें एक तरीके से पॉज लग गया। थोड़ी देर के लिए वो क्या हो गए, एक जगह पे रुकने लगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पे आते हैं। As grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it. In many areas, they began making large clay pots or warp baskets or dug pits into the ground. Do you think hunter-gatherers would have made and used pot? Give reason for your answer. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जब आपने उगाया, ग्रेन उगा ली, मान लीजिए गेहूँ उगाया या चावल उगाया, वीट, राइस, तो स्टूडेंट्स आपको उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा, उसको महफूज करके रखना भी तो पड़ेगा। तो स्टूडेंट, अब रखने की बात आती है तो लोगों ने क्या किया, पहले ज़माने में तो ऐसे यूटेंसिल्स और इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इस कंपनी का या इस इंडस्ट्री का या ये मटेरियल आप खरीद लें, ऐसा कुछ नहीं था यूटेंसिल की कैटेगरीज में। तो तब लोगों ने क्या किया, तब लोगों ने स्टोर करने के लिए, एक जगह रखने के लिए बहुत से जो मिट्टी के पोट्स होते हैं वो बनाए, और बास्केट्स बनाई जो सूत और भी दूसरी बांस से जो बास्केट्स बनती हैं स्टूडेंट्स, वो बनाई। और कुछ उनने पिट्स, मतलब कुछ गड्ढे खोदे ज़मीन में, एक ग्राउंड्स में, ताकि वो उसको क्या कर सकें, वहाँ जमा करके रख सकें। क्योंकि स्टूडेंट, इससे क्या होगा, वो सेफ हो जाएगा। उसको जब उनको ज़रूरत होगी ग्रेन्स की, वीट्स की, राइस की, तो वो निकाल लेंगे और खा लेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्टोरिंग एनिमल्स। अब ये तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ही, स्टोरिंग एनिमल्स, कैसे स्टोर करेंगे एनिमल्स को, आपके दिमाग में भी यही चल रहा है। चलिए पढ़ते हैं। Animals multiply naturally. Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food, and meat, wherever required. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. Apart from food, what are the other things that could have been obtained from animals? What are animals used for today? तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है एनिमल्स की, वो तो नेचुरली होती है, वो आर्टिफिशियली नहीं होती है। आज के ज़माने में आर्टिफिशियली सब कुछ होने लगा है, लेकिन उस ज़माने में, एंशिएंट टाइम पे, ऐसा कुछ नहीं था। और स्टूडेंट्स, क्या होता है, जब एनिमल्स नेचुरली मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको उनकी केयर करनी पड़ती है,
और वो आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं, आपके लिए एक फूड है, सोर्स ऑफ फूड है, मीट प्रोवाइड करते हैं और बहुत सी चीज़ें। तो स्टूडेंट्स आपको एनिमल्स को भी क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, रिएक्ट करना पड़ेगा, ताकि आप उनसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट सब ले सके। क्योंकि जब तक आप उनको कुछ नहीं देंगे वो आपको वापस नहीं देंगे, आपको उनको खिलाना पिलाना पड़ेगा, उनके लिए एक शेल्टर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, सारी चीज़ें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे आते हैं। फाइंड आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। टर्न टू मैप 2. You will notice a number of blue squares. Each marks a site from where archaeologists have found evidences of early farmers and herders. These are found all over the subcontinents. Some of the most important ones are in the northwest, in present-day Kashmir, and in East and South India. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ये समझाया जा रहा है आपको कि कभी आपको नोटिस करना है उस मैप को, जिस मैप को मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ। टेंशन मत लीजिए, बट इतना समझ लिए कि आपको फाइंड करना है कि पहले फार्मर्स कौन थे, खेती बाड़ी करने वाले कौन थे, हडर्स चरवाहे कौन थे। तो ये सारी चीज़ें आपको फाइंड करना है। लेकिन स्टूडेंट्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादातर जो फार्मर्स और हडर्स थे वो नॉर्थ वेस्ट में मिलते हैं, मतलब कश्मीर के पार्ट में, और साउथ इंडिया और ईस्ट में। ओके स्टूडेंट, इतनी बात आपको समझना है, बाकी मैप से आगे की चीज़ें अपन समझेंगे। चलिए आगे आते हैं। टू फाइंड वेदर दीज साइट्स वेयर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स. वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स includes remains of burnt grain. These may have been burnt accidentally or on purpose. Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. They can also identify the bones of different animals. तो स्टूडेंट्स ये जो साइट्स होती हैं जहाँ पे आपको कुछ भी चीज़ें मिलती हैं, या तो डेड बॉडी या रॉक्स या कुछ भी, तो स्टूडेंट्स ये साइट से पता चलता है कि कैसा था सेटलमेंट फार्मर्स का, हर्डर्स का। तो जो साइंटिस्ट ने स्टडी की है, जो साइंटिफिक स्टडी हुई है, उससे जो एनिमल एविडेंस मिले हैं, तो स्टूडेंट उससे पता चलता है कि प्लांट्स और एनिमल्स के जो बोन मिले हैं, तो उससे पता चलता है हाँ वो लोग क्या करने लगे थे, डोमेस्टिकेशन प्रोसेस में आ गए थे। और उससे क्या मिला है, कुछ रिमेन्स मिले हैं, बर्न मतलब जले हुई चीज़ों के एविडेंस मिले हैं, जले प्लांट्स, जले एनिमल्स। तो इससे स्टूडेंट्स ये भी पता चलता है कि या तो कोई हादसा हुआ हो, एक्सीडेंटली कुछ पर्पस हो गया हो। और साइंटिस्ट ये भी आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो भी ग्रेन्स थे, वीट था चाहे राइस था, जो भी जले हुए मिले हैं वो शायद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। और स्टूडेंट्स कुछ बोन्स भी मिली हैं उन्हें डिफरेंट एनिमल्स की। तो ये सीधा क्या है स्टूडेंट, एक प्रूफ है कि डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था। किसने स्टार्ट कर दिया था स्टूडेंट? हाँ, डोमेस्टिकेशन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। उनकी लाइफ में थोड़ी थोड़ी चेंजेस आ रही थी, डेवलपमेंट आ रहा था, वो लोग एक स्टोन एज से दूसरी तरफ आ रहे थे टुवर्ड्स ए सेटल्ड लाइफ. Archaeologists have found traces of huts or houses at some sites. For instance, in Burzahom, in present-day Kashmir, people built pit houses, which were dug into the ground, with steps leading into them. These may have provided shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking hearths both inside and outside the huts, which suggest that depending on the weather, people could cook food either indoors or outdoors. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब एक और चीज़ ये बताई जा रही है कि आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे कुछ एविडेंस मिले हैं। वो एविडेंस कश्मीर से मिले हैं जहाँ से उन्हें पता चला कि लोग घर भी बनाया करते थे। घर मतलब हाउसेस पे बिल्ड करने लगे थे। पहले तो लोग ऐसे ही चलते थे, जंगलों में रुक जाते थे, लेकिन अब थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा था। वो डेवलपमेंट कैसे हुआ स्टूडेंट्स? लोग हाउसेस बनाने लगे और वो अंडरग्राउंड हाउसेस बनाते थे। जैसे गुफाएं होती हैं वैसे, या ज़मीन के अंदर एक तरीके से तहखाना जैसा होता है, वैसे वो हाउसेस बनाने लगे थे। और स्टूडेंट्स ये इससे ये पता चलता है कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी, वेदर जब चेंज होता था, तो उस हिसाब से वो अपने आप को क्या करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये सारी चीज़ें करते थे। लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी नोट करिए स्टूडेंट्स कि कुछ कुकिंग एविडेंस मिले हैं, मतलब जो भी कुकिंग मटेरियल मिला है वो कहाँ मिला है, वो इंडोर भी मिला है स्टूडेंट्स और वो आउटडोर भी मिला है। जिसका मतलब क्या है कि लोग कभी कभार वेदर के हिसाब से घर के अंदर भी खाना बना लिया करते थे, और अगर वेदर चेंज हो रहा है, ज़्यादा सर्दी है या ज़्यादा गर्मी है, तो वो घर के बाहर भी बनाया करते थे। ड्रो ए पिट हाउस.
Stone tools have been found from many sites as well. Many of these are different from the earlier Paleolithic tools, and that is why these are called Neolithic. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टोन टूल्स बहुत सी साइट से मिले हैं, लेकिन वो कुछ अलग है, पैलियोलिथिक टूल्स से अलग हैं. शायद उनका शेप अलग है स्टूडेंट्स, या साइज अलग है. चलिए देखते हैं कि क्या अलग है. These include tools that were polished to give fine cutting edge, and mortars and pestles used for grinding grains and other plant produce. Mortars and pestles are used for grinding grain even today. Several thousand years later, at the same time, tools of the Paleolithic types continued to be made and used. And remember, some tools were also made of bones. ग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि नियोलिथिक टूल्स कैसे थे. पहली चीज़ जो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि जो नियोलिथिक टूल्स थे वो कैसे थे, पॉलिश्ड थे. पहले जो पैलियोलिथिक फेज में जो टूल्स थे स्टूडेंट वो पॉलिश नहीं थे, वो ऐसे ही थे. लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पॉलिश टूल्स थे और उसके साथ साथ कुछ चेंजेस भी आए थे पैलियोलिथिक के अकॉर्डिंग. और यहाँ पे लोग क्या करने लगे थे, बोन से भी टूल्स बनाने लगे थे, मतलब हड्डियों से भी टूल्स बनाने लगे थे स्टूडेंट्स, और अलग तरीके से भी वो टूल्स बनाने लगे थे. और स्टूडेंट्स नियोलिथिक जो टाइम था तब बहुत से चेंजेस आए थे, जैसे डोमेस्टिकेशन भी हो गया था. लेकिन पैलियोलिथिक में डोमेस्टिकेशन जैसी चीज़ कोई भी नहीं थी. तो स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ में आई. चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. तो स्टूडेंट्स ये देखिए आपकी ये न्यू स्टोन टूल्स थे. पहले के स्टोन टूल्स ऐसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन नियोलिथिक ये स्टोन टूल्स ऐसे थे और पॉलिश भी कर दिया जाता था इन्हें, और अलग अलग शेप्स के बनाते थे, बोन से भी इनको बनाया जाता था. चलिए, many kinds of earthen pots have also been found. These were sometimes decorated and were used for storing things. People began using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat and lentils that now became an important part of our life. तो स्टूडेंट अर्थन पॉट्स मतलब उनको ऐसे मटके वगैरह भी मिले थे जो उस टाइम क्या मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किए थे, जो कहाँ मिले थे, एक तरीके से उनको ज़मीन के अंदर मिले हैं, जो सबूत है इस चीज़ का प्रूफ है कि हाँ उस टाइम ये सारी एक्टिविटीज़ शुरू हो गई थी. और उनको यूज़ किया जाता था स्टूडेंट वेरियस टाइप ऑफ चीज़ों को रखने के लिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है क्या स्टूडेंट्स, अभी आपने पढ़ा कि डोमेस्टिकेशन और बाकी चीज़ें कि लोग क्या करने लगे थे, एग्रीकल्चर करने लगे थे. तो स्टूडेंट ऐसा तो होगा नहीं कि एग्रीकल्चर में जो प्रोड्यूस हुआ है, जो भी उन्हें गेहूँ चावल उन्हें उगाया है उसको खाएंगे और जो बचेगा उसे फेंक देंगे. नहीं, उसे फेंकेंगे नहीं, उसको स्टोर करने के लिए उन्हें कुछ चाहिए. तो वो कैसे स्टोर करेंगे, पहले ज़माने में तो कुछ भी नहीं हुआ करता था. तो स्टूडेंट वो स्टोर करने के लिए यूज़ किया करते थे, किसी और चीज़ को नहीं. जो मटके होते हैं, जो मट्टी से बने पॉट्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उन्हें यूज़ किए जाते करते थे ताकि वो चीज़ों को रख सके, और ज़्यादातर ग्रेन्स को, राइस को. और स्टूडेंट यहाँ पे एक वर्ड आया है लेंटिल्स. अब कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या है स्टूडेंट, ये मसूर की दाल होती है, एक तरीके की पल्सेस होती हैं, उसको बोलते हैं अपन. चलिए अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे. ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसे आप पता चल सकते हैं इस फोटो से कि इस टाइप के पॉट्स, इस टाइप के अर्थन पॉट्स वो लोग यूज़ करते थे किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए. स्टूडेंट्स अगर आप सिटी में रहते हैं तो आपने ऐसी चीज़ें नहीं देखी होंगी, लेकिन अभी कभी भी आप, अगर आपका कोई भी रिलेटिव या दादा दादी या नाना नानी विलेज वगैरह में रहते हैं और आप वहाँ जाएंगे तो अभी भी कुछ घरों में ऐसी चीज़ें मिलती हैं. क्योंकि जब मैं बचपन में अपनी दादी के वहाँ जाया करती थी तो मैंने ऐसे पॉट्स वहाँ ज़रूर देखे थे, और वहाँ पे थे मोस्टली. वहाँ पे गांव में सारे लोगों के वहाँ ऐसे पोर्ट्स थे. इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद भी आपको पता है अभी जो विलेजेस हैं अपनी इंडिया के, वो बहुत पीछे हैं. चलिए ये पैराग्राफ पढ़ते हैं. Besides, they began wearing clothes using different kinds of material, for example, cotton that would now be grown. Did things change everywhere and all at once? Now, quite in many areas, men and women still continued to hunt and gather food, and elsewhere, people adopted farming and herding slowly. Over several thousand years, beside in some cases, people tried to combine these activities doing different things during different seasons. तो स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ में आपको ये बताया जा रहा है कि अब बहुत से चेंजेस आए थे. उसमें से एक चेंज था वीविंग क्लोथ, मतलब कपड़े बुनने लगे थे लोग, कपड़े बुनने लगे थे. पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब ऐसा होने लगा था. लोग डिफरेंट चीज़ों का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल का यूज़ करने लगे थे, जैसे कि कॉटन उसका एक एग्जाम्पल है. पहले पैलियोलिथिक और दूसरी एज में कॉटन का यूज़ नहीं किया जाता था.
अब सारी चीज़ें चेंज हो रही थी, फार्मिंग में लोग आ गए थे, लोग चरवाहे बन गए थे, अपने हर्ट्स को, अपने एनिमल्स को चरा रहे थे। पहले ऐसा नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा था पहले सिर्फ हंटर्स हुआ करते थे और गैदरर्स हुआ करते थे। हंटर्स वो जो मारेंगे एनिमल्स को, गैदरर्स वो जो गैदर करेंगे प्लांट्स को और सारी चीज़ों को, किस लिए? अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए। तो स्टूडेंट्स आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ए क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगंज। This site is located in a fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the most important routes into Iran. Meherganj was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. It is one of the earliest villages that we know about. At this site, many animal bones were found. Bones of wild animals such as the deer and pig, and also bones of sheep and goats were found. Other finds at Meherganj include remains of square or rectangular houses. Each house had 4 or more compartments, some of which may have been used for storage. When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after them, perhaps in the belief that there is some form of life after death. Burial is one of such arrangements. Several burial sites have been found at Meherganj. In one instance, the dead person was buried with goats which were probably made to serve as food in the next world. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कैसे चीज़ें चेंज हुई। यहाँ पे मेहरगंज की बात की जा रही है। प्रेजेंटली जो स्टूडेंट मेहरगंज है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। पहले इंडिया का पार्ट हुआ करता था जब सब कुछ नहीं हुआ था, 1947 से पहले, आज़ादी से पहले, फ्रीडम से पहले। और स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या चीज़ें मिली हैं जिससे अपन को पता चलता है, जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की, जो वीट की और बाकी चीज़ों के सैंपल्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ से ही, यहीं मेहरगंज में ही आपको बाले और वीट के कुछ ऐसे सैंपल्स मिले हैं, शीप और गॉड्स के मिले हैं, जिससे अपन को चीज़ें पता चलती है। मतलब आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव कर सकते हैं, अपन के पास प्रूफ है कि हाँ कुछ ऐसा हुआ करता था। और स्टूडेंट्स ये डायग्राम देखिए आप। ए हाउस इन मेहरगंज, दिस इज व्हाट ए हाउस इन मेहरगंज में लुक लाइक। ये एक हाउस है टिपिकल टाइप का कि ऐसा है और ऊपर से ओपन है। और स्टूडेंट्स आपके हाउस पे इस जैसे ही होते हैं, बस ये है कि आपके वहाँ कंपार्टमेंट्स तो रहते हैं और ऊपर से आप कवर रहते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी है, एसी लगी रहती हैं हर तरफ, सोफे हैं, पूरी चीज़ें सजावट है। लेकिन पहले सिर्फ ईंटों से बना लिया जाता था उन्हें, ईंटों से भी नहीं तो मिट्टी से बना दिया जाता था। और स्टूडेंट्स आप एक चीज़ नोटिस करिए, इस रूम में यहाँ पे कुछ चीज़ रखी है और इधर, तो मतलब ये लोग क्या करते थे, कंपार्टमेंट्स में, मतलब अपने घर को कंपार्टमेंट में, रूम्स में डिवाइड कर देते थे जैसे अपन डिवाइड करते हैं। और फिर वहाँ पे एक पार्ट रिजर्व कर देते थे कि जो भी वो फूड उनके पास बचेगा, जो भी उनके पास वीट राइस चीज़ें बचेंगी, वो उनको वहाँ पे कैप्ट करेंगे, वहाँ पे वो रखेंगे। और स्टूडेंट्स मेहरगंज में बहुत से स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस मिले हैं जो बताते हैं कि लोगों ने यूज़ किया है उनको, एक तो रहने के लिए भी और स्टोरेज के पर्पज़ से भी, ताकि वो स्टोर कर सके फूड को, ये सारी चीज़ें। और स्टूडेंट दूसरी चीज़ जो आपको पता चलती है कि हिस्टोरिकल टाइम की जो दूसरी चीज़ थी वो ये थी कि लोग जब मर जाते थे तो लोगों को गाड़ दिया जाता था, बरी कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। तो स्टूडेंट से क्या पता चलता है, ऐसे अब अपन को ये कैसे पता चला कि उनको बरी कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। पहली चीज़ स्टूडेंट आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसी साइट पाई हैं जहाँ मेहरगंज में, जहाँ पे स्केलेटन्स मिले हैं इंसानों के, जानवरों के, दूसरी चीज़ों के। और स्टूडेंट्स उनको सिर्फ ऐसे ही नहीं कि गाड़ दे, उनके साथ उनके गॉड्स को, मतलब जो उनकी बकरियां होती थी और जो भी उनके मतलब फूड का सोर्स था, उनको गाड़ा जाता था, दफनाया जाता था। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि ये बिलीव था उनका, ये मानना था उनका कि जब नेक्स्ट वर्ल्ड में वो वापस उठेंगे, वापस जिंदा होंगे। क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है बहुत सी थ्योरीज हैं, अब साइंटिफिकली कोई प्रूफ है कोई नहीं है कि आपका 7 जन्म होंगे, आप 7 बार पैदा होंगे। कोई रिलीजन इस पे बिलीव करता है, कुछ रिलीजन बोलते हैं कि नहीं आप एक ही बार पैदा होंगे। तो स्टूडेंट उस टाइम भी कुछ लोगों का कुछ बिलीव था और कुछ लोगों का कुछ बिलीव था। तो स्टूडेंट जो लोग बरी कर देते थे, दफना दिया करते थे, उनका ये बिलीव था कि वो उनकी गॉड वगैरह, मतलब जो उनकी बकरियां वगैरह थे, उनके साथ इंसान को दफनाते थे कि अगर वो इंसान दोबारा जिंदा हो नेक्स्ट वर्ल्ड में तो उसके पास फूड का कोई तो सोर्स हो, कोई तो तरीका हो जिससे वो खाना खा सके। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया ये वाला टॉपिक? चलिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मैं जनरल नॉलेज की चीज़ बता दूँ।
यहाँ पे अगर गॉड के बारे में दिया है कि अगर आपने पिरामिड्स, इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में सुना है, तो वहाँ पे भी जो उनके बड़े बड़े जो उनके राजा हुआ करते थे, उनको भी उनकी सारी प्रॉपर्टी के साथ, सारे सोने के साथ, सारे चांदी, सारी चीज़ों के साथ दफना दिया जाता था, रख दिया जाता था, जिसको अपन मम्मी बोलते हैं। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि उनका भी यही मानना था कि नेक्स्ट वर्ल्ड में जब कोई राजा उठेगा तो उसके पास एक सोर्स होना चाहिए फूड की, ताकि वो उसको खा सके। अब यहाँ पे ये जो आपको बॉक्स दिया गया है, इसमें बहुत सी नॉलेज की चीज़ें आपको पता चलेंगी। जैसे कि ये जो केव पेंटिंग जो अपन नीचे देखेंगे स्टूडेंट्स, ये फ्रांस की है। अब आपको एक काम करना है, एटलास में मतलब वर्ल्ड के मैप में फ्रांस को ढूंढना है कि कहाँ है। और स्टूडेंट्स, ये जो पेंटिंग है ये एक साइट पे डिस्कवर की थी कुछ स्कूल चिल्ड्रंस ने। आप जैसे बच्चों ने जो स्कूल में पढ़ते थे, उनने बहुत ही सालों पहले, जैसे 100 ईयर्स अगो, मतलब कुछ 1000 साल पहले, कुछ 100 ईयर्स अगो उनने डिस्कवर की थी। और ये पेंटिंग जो थी वो बताया जाता है, मतलब जब रिसर्च हुई, आर्कियोलॉजिस्ट ने पूरा रिसर्च किया तो पता किया कि 20,000 से 10,000 ईयर्स पहले की है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे पेंटिंग्स थी वाइल्ड हॉर्सेस की, मतलब जो गधे घोड़े हुआ करते हैं उनकी पेंटिंग्स थी। जो ओल्डर वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल हुआ करती थी, मतलब जो पुराने ज़माने में कैटल हुआ करती थी, उनकी कुछ हैं, राइनोट्स की हैं, और बहुत से अलग अलग एनिमल्स की पेंटिंग है। और स्टूडेंट्स, एनिमल्स के साथ साथ वहाँ पे पेंटिंग्स कुछ मिनरल्स की भी हैं, जैसे कि आयरन हो गया, चारकोल हो गया। और स्टूडेंट्स, कुछ अगर अच्छी अच्छी ओकेशंस होती हैं, कुछ सेरेमनी वगैरह होती थी, तो उसकी भी पेंटिंग्स हैं, उनकी स्पेशल जो रिचुअल्स होती हैं उनकी भी पेंटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये देखिए, आप इसमें देख सकते हैं कि दो एनिमल्स आपस में लड़ रहे हैं और उसकी पेंटिंग ड्रॉ की गई है। तो ऐसी ये पेंटिंग कहाँ है स्टूडेंट? फ्रांस में है। अब अगर अपन नियोलिथिक साइट के बारे में देखें तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे टर्की का एग्जाम्पल दिया है, टर्की का एग्जाम्पल दिया गया है। अब आपको फिर से ये फाइंड करना है कि टर्की कहाँ है, एटलास में या वर्ल्ड के मैप में। वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स नियोलिथिक साइट है जिसका नाम है कैटल हुयुक, जो टर्की में है। वहाँ पे भी बहुत सी चीज़ें मिली हैं। सीरिया से कुछ डिस्टेंस में स्टूडेंट रेड सी भी है, वहाँ पे मेडिटेरियन सी भी है। वहाँ पे भी कुछ सेटलमेंट मिले हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ, लोगों ने सेटलमेंट भी स्टार्ट कर दिया था, एक जगह रहना भी स्टार्ट कर दिया था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपना चैप्टर फिनिश हो गया, लेकिन मैंने एक चीज़ चैप्टर पढ़ाते टाइम पीछे छोड़ी थी और मैंने आपसे कहा था वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। तो अब अपन उसको यहाँ पढ़ेंगे। वो क्या स्टूडेंट्स? मैप है। तो मैंने आपसे कहा था मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगी, फिर मैं आपको मैप पढ़ाऊंगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहली चीज़ जो आपको देखना है कि जो ये जो छोटा सा रेड कलर का आपको ट्रायंगल दिखेगा वो पैलियोलिथिक साइट है। और आपको पता है स्टूडेंट, पैलियोलिथिक साइट्स क्या क्या हैं? पैलियोलिथिक साइट्स वो साइट्स हैं जहाँ से आप जहाँ अगर आप पैलियोलिथिक साइट्स या पैलियोलिथिक हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, चीज़ों के बारे में, तो आपको 99% हिस्ट्री पता चल जाएगी। वो स्टोन एज था, वहाँ पे सिर्फ स्टोन। तो यहाँ पे पैलियोलिथिक साइट्स के बारे में बात की जाए तो साउथ में स्टूडेंट कुरनूल केव्स है और हुंसगी है। और अगर अपन यहाँ सेंट्रल इंडिया की बात की जाए तो भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है वो भी एक पैलियोलिथिक साइट है। तो स्टूडेंट, ये 2-3 ही पैलियोलिथिक साइट है। ओके, आपको समझ में आई? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब नियोलिथिक साइट की बात की जाए तो स्टूडेंट साउथ में हेल्यूर, प्यामपल्ली, और सेंट्रल में और यहाँ पे पाकिस्तान साइड मेहरगंज, चिरांद, ये सब स्टूडेंट्स क्या है? नियोलिथिक साइट है। अब मैं आपको बता चुकी नियोलिथिक साइट्स क्या हुआ करती थी, जहाँ पॉलिश टूल्स यूज़ किए जाते थे, जहाँ पॉट्स यूज़ किए जाते थे। टूल्स में कुछ चेंजेस आ गए थे, उनमें पॉलिश होने लगी थी, पॉट्स बनने लगे थे, लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर दी थी उनने। और स्टूडेंट, अर्ली विलेज कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो इनाम गाँव में अर्ली विलेज मिलता है, यही एक प्रूव है। देन मॉडर्न सिटीज़, तो कोलकाता और मुंबई ये मॉडर्न सिटीज़ हैं। तो आप समझ गए होंगे, आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट। सबसे पहले कोई भी मैप को याद करने का तरीका, पहले आप इंडेक्स देखेंगे, फिर इंडेक्स से फिर आप एक पहले स्टार्ट करेंगे, या आप नॉर्थ से भी स्टार्ट कर सकते हो, साउथ से भी या सेंट्रल से भी, कि पैलियोलिथिक अगर इंडेक्स में दिया गया है तो उसका नॉर्थ में कौन सी जगह होगी, साउथ में कौन सी होगी, ये सारी चीज़ें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका एंड होता है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट और वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर को समझने में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा।